हेलो दोस्तों। आज की कहानी बाप और बेटी के प्यार की है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। मेरा नाम संध्या है। मेरी उम्र 20 साल है। जवानी की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा मैंने, मुझे देखने वाले आहें भरने लगे थे। लेकिन मैंने आज तक किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। घर में मैं और मेरे पापा रहते हैं। मेरी माँ एक नंबर की कमीनी निकली। अपने आशिक के साथ भाग गई क्योंकि मेरे पापा कोई काम धंधा नहीं करते थे। आवारा घूमना, शराब पीना। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। उनके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। रिश्ते नाते सब पैसे वालों के हैं। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद सिलाई का काम सीख लिया था। कपड़े सिलकर घर का खर्च चला लेती हूँ। मेरे पापा मम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं। दिन रात उनको चिंता सताती रहती है कि मैं शराब पीता हूँ, कोई काम धंधा नहीं करता, इसलिए मुझे छोड़कर मेरी बीवी चली गई। कोई सुध बुध नहीं रहती। वो मुझे हमेशा यही कहते हैं, देख लेना संध्या, एक दिन तेरी मम्मी ज़रूर आएगी। लेकिन मुझे पता है वो नहीं आएंगी, क्योंकि मम्मी को धन दौलत शोहरत का नशा चढ़ गया है। वो कभी भी मेरे गरीब बाप के पास लौट कर नहीं आएगी। जब गलीज औरत के मुंह बोटी का खून लग जाए तो उसे रोटी हजम नहीं होती। घर का सारा काम करने के बाद मैं सिलाई की मशीन पर बैठती हूँ। पापा खाना खाने के बाद बाहर घूमने चले जाते हैं। मैंने कुछ पैसे उनको देते हुए बोला, बाहर भूख लग जाए तो चाय वाय पी लेना, और हाँ, आते वक्त अपना पैग ले आना। वो शर्माते हुए कहने लगे, तो मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे पता है अगर आप एक दिन भी शराब ना पियो तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। सारी सारी रात नींद नहीं आती है। मम्मी की तस्वीर के आगे खड़े होकर रोने लग जाते हो। मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। अभी पैसे देकर बिगाड़ रही हूँ तो एक दिन सुधार भी दूंगी। शाम होते होते मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। पापा ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, घर आकर पीना। अगर दोस्तों के साथ बैठ भी गए तो शराब कम पीते। बुरी तरह से लड़खड़ा रहे हो। खुद को संभालने का भी होश नहीं तो क्यों पीते हो। जैसे तैसे बाहों का सहारा देते हुए मैंने पापा को खाने की टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठाया। खाना खिलाने लगी। नशे की हालत में उनके अंदर का शैतान जाग उठा। घोड़े सी ताकत लिए उनका शरीर अभी भी जवान था। मेरे खूबसूरत हुस्न को देखकर उनकी आंखें चमक उठी थीं। मैं समझ चुकी थी कि भूख लगी हो तो हम रोटी से पेट भर सकते हैं, लेकिन जिस्म की भूख मिटाने के लिए एक जीवन साथी का होना ज़रूरी है। पापा के हाथ मेरे शरीर पर यहाँ वहाँ लग रहे थे। उनका भी क्या दोष था। निगोड़ी मेरी जवानी चारों तरफ से खिल रही थी, जिसे देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाए। वो तो फिर भी नशे में थे। मेरी मम्मी ने ठीक नहीं किया मेरे पापा के साथ। इस उम्र में छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई। सवेरे सवेरे मेरे पापा ने 3-4 पैग लगा रखे थे। एक दिन पीने की आदत अगर मैंने नहीं छुड़ा दी तो मेरा नाम भी संध्या नहीं। शाम को रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाना है, फटाफट घर का काम कर लेती हूँ। ये सब सोचती हुई मैंने और पापा ने नाश्ता किया। आज ज़्यादा ठंड नहीं थी, फिर भी मैंने पापा के लिए गर्म पानी रखा। तौलिया देते हुए मैंने कहा, क्लीन शेव करके नहा लेना। मैंने गर्म पानी रख दिया है। नहाने के बाद पापा कमरे में आए। उस वक्त मैं कपड़े धोने के लिए निकाल रही थी, जब वे अपने दोनों हाथों से बालों को सुखाते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचे थे। मैं क्या देखती हूँ कि तौलिया उनकी कमर को छोड़ता हुआ पैरों में आकर गिर पड़ा था। वो मेरे सामने। उनको तो होश कहाँ था कि उनके अलावा कमरे में मैं भी हूँ। उस वक्त उनकी पीठ मेरी तरफ थी। शीशे में मुझे साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ा बहुत होश भी रखा करो, कहते हुए मैंने पापा का तौलिया लपेट दिया था। आपको याद है ना, हम दोनों को पार्टी में जाना है। होटल के टेरेस पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा था। रंग बिरंगी लाइटों के बीच मधुर संगीत बज रहा था। एक तरफ वेज नॉन वेज खाने की व्यवस्था तो दूसरी तरफ पीने वालों के लिए कोल्ड ड्रिंक और विदेशी शराब परोसी जा रही थी। हमने वर वधू को आशीर्वाद देने के साथ गिफ्ट दिया और पार्टी का आनंद लेने लगे। खाना खाने के बाद पापा जी ने पैग लिया और मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगी।
वो मुझसे आंखें चुराते हुए खूबसूरत लड़कियों और औरतों को देखने लगे थे। एक से एक पटाखा वहां घूम रही थी। मैंने देखा उनका गिलास अभी भी भरा हुआ है। वो आज मुंह से नहीं, आंखों से पैमाने पी रहे थे। तभी एक फुलझड़ी हमारे पास आकर कहने लगी, हाय यंग मैन, मेरे साथ डांस करोगे क्या? उसने पापा का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मैं तो जल भुनकर राख हो गई। पापा उसके साथ खिंचे हुए डीजे फ्लोर तक चले गए। अब दोनों चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। कमीनी कहीं की, खाई पी लगती है। मन करने लगा उसका मुंह नोच लूं। तभी मेरे अंदर से एक आवाज़ उठी, संध्या, वो तुम्हारे पापा हैं, पति नहीं। जो इतनी जलन हो रही है। वो जवान और हैंडसम हैं, उनका भी तो मन करता होगा किसी औरत के साथ। तुम्हारी मम्मी का तो सुख मिला नहीं उनको। अगर कुछ हो रहा है तो तुम बीच में क्यों टांग अड़ाती हो? आज तो मज़ा ही आ गया। पार्टी में रही सही कसर पापा ने पूरी कर दी थी। मैं गुस्से से भड़क उठी। हाँ, आपको तो मज़ा ही आएगा। कैसे चिपक चिपक कर उस औरत के साथ मज़े कर रहे थे। अरे तुम उसे नहीं जानती संध्या, वो तुम्हारी मम्मी की सहेली काव्या है। बेचारी को पति ने छोड़ दिया है। हाँ, तभी तो तुम दोनों की जोड़ी जम रही थी। मैं फिर जल भुनकर राख हो गई। बोली, उसका पति छोड़कर चला गया और तुम्हारी पत्नी रास्ता बिल्कुल साफ है। तभी तो वो तुम पर डोरे डाल रही है। मैं ये सब मम्मी को बता दूंगी, वो आने वाली है। हाय राम, मैंने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। ये सब तो गुस्से में हो गया था। वो तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसकी तो मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। सिर्फ तस्वीरों में पता है कि ये मेरी माँ है। इंतज़ार की जब इंतहा हो गई तो पापा समझ चुके थे कि मैंने झूठ बोला था। मम्मी नहीं आने वाली है। वो बोतल से पैग पर पैग लगाए जा रहे थे। मम्मी को याद करते हुए उनका ये हाल देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे झूठ बोलने की सज़ा मिलनी चाहिए थी। यही सोचकर रात को पापा के कमरे में चली गई। उस वक्त कमरे की लाइट जल रही थी। पापा खर्राटे लेकर सो रहे थे, लेकिन मेरी नींद उड़ी हुई थी। टेबल पर रखी हुई बोतल में अभी भी कुछ शराब बाकी थी। मैंने उसे उठाकर मुंह से लगाया और पूरी खाली कर दी। शर्म मिटाकर बेशर्म जो होना था। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। बेड के एक तरफ पापा सो रहे थे तो दूसरी तरफ मैं। मेरा स्पर्श पाकर पापा उठ चुके थे। अभी भी वो नशे में थे। कह रहे थे, संध्या की मम्मी, तुम आ गई हो। मुझे पूरा यकीन था एक दिन तुम ज़रूर आओगी। पापा मुझे मम्मी समझकर अपनी बाहों में भर लिए थे। पापा सवेरे घर की साफ सफाई कर रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या बात है पापा जी, बड़े खुश लग रहे हो? वो बोले, रात को तेरी मम्मी आई थी। इतना गंदा घर पड़ा है, क्या सोच रही होगी। मैंने आज से पीना भी छोड़ दिया है। मेरे होंठों पर मुस्कान दौड़ने लगी थी। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमला ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके सीना ऊंचा उठाकर भरपूर अंगड़ाई ली थी। उसकी अंगड़ाई मानो सामने खड़े गांव के मंदिर के पुजारी राम किशन को खुला न्योता देते हुए लग रही थी। कमला ने उस पुजारी को सुबह के 4 बजे झूठ बोलकर अपने घर में बुला लिया था। वो घर में अकेली थी, वहां दूसरा कोई न था। कमला उस पुजारी से अपनी हसरतों को पूरा करना चाहती थी। कमला ने आगे बढ़कर राम किशन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहा, मगर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। राम किशन पुजारी की पत्नी की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। तब से उसकी जिंदगी बेरंग हो गई थी। आज कमला के इस तरह अपने घर पर बुलाने पर वो हैरान था। क्या उसे पूरे गांव में कोई दूसरा जवान मर्द नहीं मिला? किसी गांव वाले ने उसे कमला के साथ देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। राम किशन अपनी बेइज्जती होने के डर से कांप उठा था। वो कमला से बोला, क्या तुझे इस गांव में कोई जवान मर्द नहीं मिला जो मुझ बूढ़े को बहाने से बुलाकर लाई है? तुझे क्या अपने पति की बदनामी का जरा भी डर नहीं है? पुजारी जी, मेरा पति पैसा कमाने बाहर गया है। इस बात को 6 महीने हो गए हैं। वो कब आएगा पता नहीं, और मैं प्यासी तड़प रही हूँ।
कमला ने उसे बताया। पुजारी ने उसे समझाना चाहा, अगर ऐसी बात है तो तुझे कभी नहीं गिरना चाहिए। वो अगर तेरे लिए पैसा कमाने गया है तो तुझे उसकी अमानत किसी तीसरे के सामने नहीं परोसनी चाहिए। औरत तो घर की इज्जत होती है पगली। पुजारी जी, धर्म कर्म की बातें बुढ़ापे में ही याद आती हैं। जवानी की आग में सुलगती औरत को उपदेश नहीं बल्कि मोहब्बत की बारिश की ज़रूरत होती है, जिससे उसकी प्यास बुझ सके। कमला ने अपनी समस्या बताई तो पुजारी परेशान होता हुआ बोला, तू गांव का कोई जवान खोज ले, मुझ बूढ़े को क्यों पाप का भागीदार बना रही है। जवान तो गांव में बहुत हैं जो मेरे एक इशारे पर मर मिटने को तैयार हैं, मगर मैं अपने पति के कहने में बंधी हुई हूँ। कमला ने राम किशन के सामने ये बात रखी तो वो चौंक उठा। क्या तेरे पति ने जाते समय ऐसा करने को कहा था? बड़ा अजीब आदमी है तेरा, राम किशन ने हैरत भरे लहजे में पूछा। कमला ने बताया, जब मेरा पति जाने लगा था तो उसने मुझे चरित्रवान रहने की बात कही थी। कमला तो अपने पति को बाहर भेजने के हक में नहीं थी। जब उसके पति ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो कमला ने भी उसकी सब्र रखने वाली बात को नकार दिया था। जब कमला किसी तरह नहीं मानी तब उसके पति अजय ने उसे समझाने की गरज से सलाह दी थी। मेरी जान, अगर तुम मेरी जुदाई में सब्र नहीं रख पाई तो तुम सुबह के 4 बजे अकेले घर से निकलना और तुम्हें जो भी मर्द पहला मिले उसके साथ संबंध बना लेना, लेकिन वो संबंध महीने में केवल एक बार ही बनाना। अजय की ये अजीबोगरीब सलाह कमला खुशी खुशी मान गई थी। पुजारी राम किशन ने पूछा, तब तुमने क्या किया? कई बार मैं सुबह 4 बजे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए घर से निकली थी। आज कितनी कोशिशों के बाद तुम मिले हो, इसलिए तुम्हें मुझे खुश करना ही होगा, वरना मैं शोर मचा दूंगी, तुम पर जबरदस्ती का आरोप लगा दूंगी। राम किशन सिर से लेकर पैर तक कांप उठा था। उसे अपने आप को बचाना मुश्किल लग रहा था, फिर भी उसने दिमाग से काम लेना चाहा। तुमने अच्छा फैसला लिया है कमला, तुम्हारे साथ मुझे प्यार मोहब्बत का खेल खेलना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा उम्र में बड़ा हूँ। अभी तुम मुझे घर जाने दो ताकि मैं थोड़ी जड़ी बूटी खाकर जोशीला हो जाऊं। मैं आज रात को दोबारा फिर आऊँगा। राम किशन ने कमला को समझाते हुए कहा तो उसने उसे घर जाने दिया। रात को कमला ने नहा धोकर नई रेड कलर की साड़ी पहन ली और काजल टीका बिंदी लगाकर तैयार हो गई। घर का बाकी काम निपटाकर पुजारी का इंतजार करने लगी। कमला की सारी रात पुजारी के इंतजार में बीत गई, लेकिन उस रात राम किशन कमला के घर नहीं आया। अब तो उसने सुबह सवेरे टहलने जाना बंद कर दिया था। कमला कितनी बार बहाने से मंदिर भी आई, मगर वहाँ कोई न कोई राम किशन के पास बैठा हुआ होता था। अब कमला की बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब वो पुजारी को किसी भी कीमत पे अपने घर लाना चाहती थी। आखिर 2 दिन बाद जब रात को पुजारी अपने कमरे में आराम कर रहा था तो कमला चुपके से पुजारी के कमरे में पहुंच गई और पुजारी के पैर दबाने लगी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? औरतों से पाँव नहीं दबाते। ये कहते ही कमला खड़ी हो गई और कमला उसके साथ उसके घर चलने की जिद करने लगी। पुजारी ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। अब मुझ मुड्ढे में आग के नाम पर बस चिंगारी ही बची है, तुम यहाँ से चली जाओ। पुजारी के ये कहते ही कमला ने बोला, चिंगारी को आग में बदलना मुझे खूब आता है। ये कहते ही कमला ने अपने ब्लाउज की डोरी खोलकर राम किशन को अपनी जन्नत के दर्शन करा दिए। राम किशन ये देखते ही उछल पड़ा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो कमला ने अपने आप को ठीक किया और किवाड़ खोल दिए। सामने राम किशन का एक यजमान और उसकी पत्नी किसी काम के चलते वहां आ पहुंचे थे। कमला को मजबूरन वहां से निकलना पड़ा और वो नाक भौं सकोड़ती हुई वहां से चली गई। रात हो चुकी थी और उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। खैर, रात को वो ये सोचकर सो गई कि अगली सुबह जो भी मर्द उससे पहले दिखाई देगा उसी के साथ वो संबंध बना लेगी। अगली सुबह वो 4 बजे उठकर सज संवर कर वो पहले मर्द की तलाश में गांव के खेतों की तरफ निकल पड़ी। 15-20 मिनट कुछ दूर चलने के बाद उसने सोचा, भला मेरी किस्मत खराब है या गांव के सब मर्द मर गए हैं मेरे लिए। ये विचार कर जैसे ही उसने वापस घर लौटने की सोची, तभी गन्ने के खेत में कुछ सरसराहट की आवाज़ उसे सुनाई दी।
उसने थोड़ा उचक्कर देखा तो उसे पड़ोस के मनोहर साहब का बड़ा लड़का खेतों के बीच से आता नजर आया। वो उसे देखकर खुश हो गई। क्या बात है, कहाँ मैं उस बुड्ढे पुजारी की मिन्नतें करने में लगी हुई थी, और यहाँ तो आखिर गठीले बदन का मर्द मुकेश मुझे मिल ही गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, पर यह खुशी ज्यादा देर की न थी। जैसे ही मुकेश खेत से बाहर निकला तो पीछे पीछे उसकी पत्नी हाथ में दूध का मर्तबान लिए उसी की तरफ आ रही थी। ये देखकर कमला के इरादे फक हो गए और वो अपना सा मुंह लेकर रह गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन रामकिशन सुबह सवेरे नदी पर नहाने चला गया। नहाने के बाद वो जैसे ही मुड़ा, अचानक कमला उसके सामने आ धमकी। वो रामकिशन का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर खींचने की कोशिश करने लगी। इसी खींचातानी में रामकिशन के हाथ से मिट्टी का लोटा टूट गया। ये देखकर वो रोने लगा। कमला हैरान होते हुए पूछने लगी, यह मिट्टी का लोटा ही तो टूटा है, तुम रोते क्यों हो? मैं तुम्हें इस मिट्टी के लोटे के बदले में स्टील या पीतल तांबे का बढ़िया सा लोटा दिलवा दूंगी। तब रामकिशन बोला, मैं लोटा टूटने पर इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इसे मेरी पत्नी ने मेरे लिए 10 साल पहले एक मेले में खरीदा था। अब वो जिंदा नहीं है। मैं इस लोटे को देखकर तसल्ली कर लेता था कि वो आज भी मेरे साथ है, पर आज लोटा टूट गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सचमुच मुझसे अलग होकर बहुत दूर चली गई है। कमला ये सब देखकर मन ही मन पिघलने लगी। उसे रामकिशन की वफादारी पर हैरानी हो रही थी। वो सोच रही थी कि एक वो है जिसका पति परदेश पैसा कमाने गया है, वो कुछ दिनों के बाद जरूर लौट कर आएगा, क्योंकि वो वादा करके गया है। वो फिर भी अपने तन की भूख मिटाने के लिए गिरने पर आमादा है। पुजारी रामकिशन अब भी रो रहा था। सुबह का उजाला चारों तरफ फैलने लगा था। कमला अब भी सोच रही थी कि इतनी सुबह तो रामकिशन जैसे सज्जन ही घर से बाहर निकलते हैं। अगर वो दिन के उजाले में किसी मनचले से उलझ जाती तो वासना की दलदल में बुरी तरह फंस जाती, बदनामी मिलती सो अलग। तब वो अपनी गृहस्थी जिंदगी बर्बाद होने से नहीं बचा पाती। पुजारी रामकिशन ने कमला को तबाह होने से बचा लिया था। वो तो उसकी इज्जत का रखवाला निकला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 2 दिन पहले मैंने एक बहुत ही खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। हमारे घर में चारों ओर खुशी का माहौल था। मेरे पति और मेरी सास बहुत खुश थे, क्योंकि ये इनके घर की पहली खुशी थी। और मेरे पति ने मुझे बताया था कि 4 साल बाद उनके पिता घर वापस आ रहे हैं। ये सुनकर मेरी सास की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। मैं कमरे से बाहर उठकर आई थी ताकि आने वाले मेहमानों को पानी पिला सकूं, कि अचानक घर का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया, जिसको देखकर अंदर बैठी काफ़ी औरतों ने घूंघट कर लिया। बाहर से आने वाला शायद कोई मर्द था। मेरी सास और मेरे पति गेट की तरफ तेजी से जा रहे थे। उस व्यक्ति ने सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। मैंने भी उसको देखा तो पानी भरे गिलास मेरे हाथों से छूट गए और मैं ऊपर से नीचे तक कांप गई। फिर मेरे पति ने मुझे बुलाया और बोला, ये मेरे पिताजी हैं जो कि पुलिस में हैं और इनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, और पिताजी के काम की वजह से इनका घर आना बहुत ही कम होता है। विकास के पिताजी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तारीफ की, बहुत ही अच्छी बहू है। लेकिन मैं विकास के पिता से पहली बार नहीं मिल रही थी। अब से 5 साल पहले मेरे पिता ने मुझे अपने नशे की लत के कारण किसी कोठे पर बेच दिया था, लेकिन उसी रात उस कोठे पर पुलिस की रेड के कारण मेरे साथ कुछ गलत ना हुआ। लेकिन पुलिस कोठे की सारी लड़कियों को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आ गई थी, जिनमें से मैं भी थी। बाकी की सभी लड़कियां तो बिना डरे खड़ी थीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी सहमी और रो रही थी कि इतने में एक लेडी पुलिस ने मेरे सर के बाल पकड़े और मुझे थप्पड़ लगाया और बोली, रोने का नाटक क्यों करती है, चुपचाप खड़ी रह। लेकिन मैं उनसे बोलती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। कुछ देर के बाद बड़े साहब आ गए और मुझे रोता देखकर उन्होंने मुझसे बात की और उनको वही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि तुम रोना बंद करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे,
और कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें अपनी माँ और पत्नी के पास लेकर चलूँगा, तुम मेरे घर पर ही रहना। और शाम को उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और हम उनके घर के लिए निकल पड़े। काफ़ी देर की यात्रा के बाद हम एक घर में आ गए। कुछ देर के बाद जब मुझे वहाँ कोई दिखाई न दिया तो मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ और पत्नी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। उसने कहा कि माँ और पत्नी से भी मिल लेना, पहले मुझसे तो मिल लो। मैं ये सुनते ही सुन्न रह गई और उसके अंदर का छुपा शैतान बाहर आ गया और अगले ही पल उसने अपनी हवस की आग मेरे शरीर से ठंडी की थी और मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता न रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। सुबह जब आँख खुली तो मैं बेड पर पड़ी थी। मैंने उधर उधर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने भागने की सोची तो बाहर से गेट बंद थे। अब वो रोज़ रात में आता और मेरे साथ जुल्म करके सुबह अपने काम पर चला जाता था, लेकिन मुझे उस नर्क से किसी न किसी तरह बाहर तो आना ही था। एक दिन मैं घर के स्टोर रूम में पहुंच गई। वहां एक जाली लगी थी। मैंने एक नुकीली चीज़ से उसको काटना चाहा तो वो मोटी होने के कारण मुझसे एक दिन में नहीं कटने वाली थी, इसलिए मैं उसके जाते ही उस जाली को काटने लग जाया करती थी। इसी तरह कई दिन तक मैं लगातार उसको काटती रही और सुबह में उसके जाते ही मैं उसमें से निकलकर भाग गई। मैंने सोचा जब तक वो घर आएगा मैं बहुत दूर निकल जाऊंगी और इस नर्क से शायद मेरा पीछा छूट जाएगा। और मैं एक बस में बैठ गई और ऐसा ही हुआ। मैं उस जगह से बहुत दूर निकल आई। रास्ते में जब मुझे भूख लगी तो मैंने एक औरत से खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई। खैर कुछ देर बाद उस औरत ने मुझे बिना मांगे खाना दिया और मैंने ले लिया। शायद वो मेरी हालत समझ गई थी, क्योंकि मैं बहुत बुरे हाल में थी। पहनने को चप्पल न थी, कपड़े बहुत ख़राब हो गए थे। बस वाले ने भी जब मुझसे पैसे मांगे तो मैं रोने लगी और बोली कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। खैर वो तो चला गया और अब बस अपने आखिरी स्टॉप पर रुक गई, तो मैं भी बस से उतर गई और चलते चलते एक गांव में पहुंच गई। वहां मुझे एक बड़ा सा घर दिखा जहां काफ़ी सारी भैंसें और गाय बंधी हुई थीं और उनके चारे का एक बहुत बड़ा सा कमरा था। मैं वहां पर गई तो मुझे कोई भी ना दिखा और मैं चुपचाप भैंसों के चारे वाले कमरे में छुपकर सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सामने एक लड़का और एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उस लड़के की माँ थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विकास था। उनकी आंखों में हज़ारों सवाल थे। खैर मैंने उनको अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। कुछ दिन मैं उनके पास रही। हम मिलकर घर का सारा काम करते। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और धीरे धीरे विकास मुझे पसंद करने लगा। उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मुझसे शादी करने को बोला, तो मैंने उसको पहले उसकी माँ से बात करने को कहा और उसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। इतनी दूर आने के बाद भी उस शैतान के साये ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर विकास ने अपनी माँ से बात करके उनको हमारी शादी के लिए मना लिया और हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और विकास की माँ मुझे हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर ने मुझे वही बताया जो मैं पहले से ही जानती थी। मेरी सास ये सुनकर बहुत खुश हुई और जब ये बात विकास को पता चली तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना न रहा। मैं ऊपर ही ऊपर हंस रही थी, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी, क्योंकि मैं सच्चाई जानती थी। लेकिन विकास की खुशी बढ़ती ही जा रही थी, पर मेरा दिल बहुत दुखी था। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे ससुर घर आ रहे हैं, जो 4 साल पहले अपनी नौकरी की वजह से बाहर गए थे और फिर अपनी अय्याशियों के चलते जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर जब मैंने अपने ससुर को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जिसने मुझे बर्बाद किया था। भाग्य मेरे साथ ऐसा खेल भी खेलेगा ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और अपने ससुर के सामने जाने से भी बचती थी, लेकिन जब भी मुझे किसी मजबूरी के कारण जाना पड़ता तो वो मुझे बुरी नज़रों से घूरता रहता था। उसकी नज़रें मेरे दिल को जलाती थीं और मेरा ऐसा दिल करता कि ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं।
मैं विकास को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि राज ही ऐसा था। अपने अंदर की इस जंग से मुझे खुद ही लड़ना था। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि मेरा ससुर से मेरा सामना ना हो। खैर, एक दिन मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरा ससुर आंगन में ही बैठा था। तो मैंने पास ही पड़ी चादर से अपने आप को पूरा लपेट लिया, क्योंकि उनकी नज़रें मुझ पर हर वक्त टिकी हुई थीं। मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ और तेज़ी से चलने लगी, क्योंकि मुझे उनके पीछा करती नज़रें अब डराने लगी थीं। और रोज़ की तरह जब मैं इस रात भी अपनी बेटे के लिए दूध गर्म करने रसोई में गई, मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने अपने ससुर को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई है। मैं पूरी तरह ठंडी पड़ गई और वो मुझे देखकर शैतानी हंसी से मुस्कुरा रहा था। तुम क्या समझती हो, मेरे घर की बहू बनकर रहोगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मेरे बेटे से मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला लेने आई हो। बताओ, ये बच्चा किसका है? मैं जानता हूँ कि तुम जैसी औरतें कभी भी एक मर्द के साथ नहीं रह सकती। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को शांत किया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन मेरे बेशर्म ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना ही होगा। आज मैं तुमसे सारा हिसाब चुकता करूँगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा, तो तुम्हारी ये गलतफहमी है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी इस गंदगी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं एक बाजारू औरत को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकता। ये बात सुनते ही मेरा सवर जवाब दे गया और मैंने अपने ससुर को एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। मेरी आंखें गुस्से और जज्बात से नम हो गई थीं। मैंने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करने से। मुझे यकीन नहीं होता कि विकास तुम्हारा बेटा है। तुम जैसा पिता भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। और जिस बच्चे को तुम गंदगी बोल रहे हो, वो तुम्हारे ही कर्मों की सज़ा है। मेरे ये बोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और कहने लगा, तुम झूठ बोल रही हो। ये सब तुम यहाँ रहने की वजह से कर रही हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला, यही सच है। बड़ी जल्दी भूल गए। तुमने ही तो मुझे कई बार बर्बाद किया था। मेरे अंदर इससे पहले इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी बातों का जवाब भी दे सकूं, लेकिन आज मैं उसकी हर बात का जवाब दे रही थी। मेरी बातों को सुनकर वो ज़मीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। वो एकदम पागल सा हो गया था, मगर उसकी ये हालत देखकर मुझे ज़रा भी फ़र्क ना पड़ा। फिर वो अचानक उठा और घर से बाहर ये कहता हुआ निकल गया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानती थी कि मेरा ससुर अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। बरसों बाद मैं सुकून से सोई थी, पर सुबह होते ही फिर से घर में हंगामा हो गया कि विकास के पिता कहाँ चले गए। मैं आराम से बैठकर सब कुछ देख रही थी। फिर सबने यही सोचा कि वो फिर से हम सबको छोड़कर चले गए और सब आराम से बैठ गए। मेरी सास ने भी मेरे ससुर के जाने का कुछ दिन तक सोग मनाया, फिर जिंदगी की तरफ वापस आ गई। मैंने भी इस राज के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अब मैं रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ससुर कभी लौट कर ना आए। विकास मुझे बहुत प्यार करता है। अब मुझे 2 बच्चे और हो गए हैं, मगर जब भी मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे मेरे ऊपर हुआ वो खौफनाक मंजर याद आ जाता है। अब आप ही मुझे बताएं कि मैंने अपने बेटे का राज अपने पति और सास से छुपाकर गलत किया या सही किया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब से मौसी मुझे अपने घर लेकर आई थी, तब से मौसा जी रात को मुझे अपने कमरे में सुलाने लगे थे। एक बार जब मैं मौसी और मौसा जी के बीच में सो रही थी, तब मौसा जी ने अचानक से मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैंने अभी नया नया जवानी में कदम रखा था। मौसा जी के स्पर्श से मैं डर कर उठ गई। उठते ही मेरी नज़र मौसा जी पर पड़ी, जो बड़े ही बेतकल्लुफ़ होकर मेरे शरीर पर हाथ फेरते हुए किसी और ही रूप में नज़र आ रहे थे। मुझे जागता हुआ देखकर उन्होंने बिस्तर के किनारे को पकड़कर वहीं पर रात भर मुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी।
मेरा नाम पूजा है। हाल ही में मौसी मुझे अपने घर ले आई थी। मौसी के साथ उनके घर आने का कारण कुछ अलग ही था। मैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए मौसी के पास नहीं आई थी। सुकन्या मौसी मेरी माँ की दोस्त थी। कुछ घंटों पहले ही घर पर माँ का फ़ोन आया था कि सुकन्या मौसी मुझे लेने आएगी और मुझे कुछ दिनों के लिए उनके घर पर रहना होगा। मेरे माता पिता दोनों नौकरी करते थे। माँ का कुछ दिन पहले ही तबादला हुआ था। जिस गांव में उनका प्रमोशन हुआ था वहाँ बिजली और पानी की सुविधा ज़्यादा अच्छी नहीं थी। नौकरी ज्वाइन करने से पहले माँ उस गांव में जाकर आई और वहाँ की स्थिति देख ली थी। गांव की स्थिति जानने के बाद पिताजी ने माँ से कहा कि प्रमोशन वाली जगह का तबादला करवा ले। इसके लिए माँ को अपनी मुख्य शाखा यानी कि मेन ब्रांच जाना पड़ता। इसी वजह से माँ पिता दोनों उनकी मुख्य शाखा गए। वहाँ से लौटते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब वो घर से निकले थे तो सुबह का समय था, लेकिन शाम तक भी वो घर नहीं पहुँचे थे। शाम को मुझे माँ का फ़ोन आया और तब मुझे पता चला कि माँ और पापा के साथ क्या हुआ है। जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था वो जगह हमारे घर से बहुत दूर थी। माँ ने कहा कि उनकी हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन पापा को 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। माँ ने मुझसे कहा कि मैं चिंता ना करूं और जब तक मैं घर नहीं आ जाती मैं उनकी दोस्त सुकन्या के घर पर रहूं। उन्होंने बताया कि सुकन्या मुझे लेने आ रही है। माँ का फ़ोन रखे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि सुकन्या मौसी मुझे लेने आ गई। मौसी को देखते ही मैं उनसे लिपटकर बहुत रोई थी। उन्होंने मुझे कुछ कहने से पहले ही सब कुछ बता दिया। मौसी ने कहा, मुझे सब पता है, तुम्हारे माता पिता जल्दी ही घर आ जाएंगे। उन्होंने मुझे शांत किया और अपने साथ ले गईं। उस दिन मैं पहली बार मौसी के घर पर गई थी। इससे पहले मैंने केवल उनका नाम सुना था। मुझे अपना घर छोड़कर कहीं और जाना कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुझे मौसी के घर जाना पड़ा। उनके घर पहुंचते ही मेरी मुलाकात उनके पति से हुई। मौसा जी तो बहुत ही प्रेम भाव वाले इंसान थे। जब उन्हें मेरे माता पिता के बारे में पता चला तो उनकी आंखें भर आईं। मौसा जी ने मुझे प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, यहाँ तू बिना किसी झिझक के रह। अगर तुझे कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मुझे बता देना। मौसा जी मौसी के सामने मेरे साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि ये उनका असली स्वभाव है या सिर्फ दिखावा। मुझे तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मौसा जी का असली चेहरा मेरे सामने आने वाला था, जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं 16 साल की थी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी 10वीं के पेपर ख़त्म हुए थे और मैं अपनी छुट्टियों का आनंद ले रही थी। तभी हमारे घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। जब मैंने सुना कि मेरे माता पिता सुरक्षित हैं तो मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अगले दिन सुबह मैं तैयार होकर हॉल में टीवी के सामने बैठी थी, लेकिन टीवी पर चल रहे कार्यक्रम पर मेरा ज़रा सा भी ध्यान नहीं था। मुझे तो बार बार अपने माता पिता की याद आ रही थी। अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मौसी मेरे पास आकर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू देखकर मौसी ने मुझे अपने पास खींच लिया और कहा, पूजा, तेरे मम्मी पापा जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। अब तू बार बार रोना बंद कर। बार बार रोने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और ये नकारात्मक भावना तेरे पापा की सेहत पर असर डालेगी। क्योंकि तू उनकी याद में रो रही है, इसलिए बार बार मत रो, नहीं तो बाबा जल्दी ठीक नहीं होंगे और फिर तुझे उनसे जल्दी मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मौसी ने मुझे पूरी समझदारी से सब कुछ समझाया था कि मेरी रोने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, जो बाबा की तबीयत पर बुरा असर डाल सकती थी और मुझे ये नहीं चाहिए था। तब मैंने रोना बंद किया। जब मैं शांत हुई तो मौसी ने कहा कि अभी भी मैं नाराज़ नज़र आ रही हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उसके पास एक शानदार आइडिया था। फिर मौसी मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने मेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे सामान खरीदे थे, मुझे वो भी नहीं पता था। फिर मौसी ने मुझे सुंदर सा शॉर्ट फ्रॉक पहनाकर तैयार किया। उस फ्रॉक में मैं सचमुच बहुत अच्छी लग रही थी। मौसी ने मुझे अच्छे से तैयार किया और मुझे बाहर ले आई। वो बोली, अब तुम अच्छे से तैयार हो गई हो, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, तो मैं तुम्हारे अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करती हूँ।
जैसे ही मौसी मुझे अपने कमरे से बाहर लेकर आई, वैसे ही घर के दरवाजे से मौसा जी भी अंदर आए। वो अभी थोड़ी देर पहले किसी काम से बाहर गए थे। मुझे देखते ही मौसा जी मेरे पास आ गए और मेरी तारीफ करने लगे। मौसा जी ने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया और मेरे साथ डांस करने लगे। बीच में आकर मौसी ने डांस रोक दिया और उसने मेरे कुछ फ़ोटो क्लिक किए। फिर अचानक मौसा जी मेरे पास आकर मेरे साथ फ़ोटो खींचने लगे। उस वक्त बार बार मौसा जी का हाथ मेरी कमर पर आ जाता था। मौसी का मौसा जी के इस बेहूदे व्यवहार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो बस हंसते हुए हमारे फ़ोटो खींच रही थी। धीरे धीरे मौसा जी का स्पर्श सहन करने से बाहर होने लगा। उनका हाथ और ज़्यादा बढ़ने लगा। जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैं मौसा जी से दूर हो गई और अपने कमरे में चली गई। उस रात मौसी मेरे कमरे में आई। उसने कहा, अब से तुम मेरे कमरे में सोया करोगी, वरना रात भर अकेले अपने कमरे में रहकर तुम्हें मम्मी पापा की याद सताएगी और तुम अकेले ही रोती रहोगी। तब मैंने मौसी जी की बात मान ली और तुरंत उसके कमरे में सोने चली गई। मौसी के कमरे में जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे उनके साथ अकेले सोने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे मौसी और मौसा जी के बीच में सोना था। पहले मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने मौसी को इनकार नहीं किया और उनके और मौसा जी के बीच सोने के लिए तैयार हो गई। कमरे का लाइट बंद होने के बाद थोड़ी देर में मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैंने उस हाथ पर हाथ फेरा तो वो हाथ मुझे पुरुष का महसूस हुआ। मेरे पास मौसा जी सो रहे थे। तब मैंने मौसी को मौसा की हरकतों के बारे में बताने के लिए जानबूझकर उनका हाथ उस हाथ पर रख दिया। मौसी ने भी थोड़ी सी नींद में ये महसूस किया। जब मौसा का हाथ मेरे शरीर पर था तो मौसी ने कमरे की लाइट ऑन की और उसने मुझे अपनी जगह पर सुला दिया और मौसी खुद मेरी जगह पर लेट गई। अगले दिन एक अलग घटना घटी। किचन में रहते हुए मौसी का तेल पर पैर फिसल गया और वो जोर से घुटनों के बल गिरी। मौसी को बहुत चोट लगी थी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। अब मौसी की जगह मुझे घर के सारे काम करने थे। कुछ ही समय में मैं और मौसा मौसी को अस्पताल से लेकर घर वापस आए। घर आते ही मौसी का पैर प्लास्टर किया गया था। उस दिन दोपहर को मुझे खाना बनाना था, तो किचन में जाने से पहले मैंने मौसी का गाउन पहना और किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। सबसे पहले तो किचन में फैला हुआ तेल मैंने साफ किया था और फिर खाना बनाने लगी। मुझे किसी भी सब्जी को परफेक्ट बनाना आता था, लेकिन चपाती बेलने में मेरी बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने कभी भी रोटी नहीं बनाई थी, लेकिन उस दिन मैंने रोटी बनाने की बहुत कोशिश की और मेरी कोई भी रोटी गोल नहीं बन रही थी। मैं रोटियां बनाने में व्यस्त थी और अचानक पीछे से मौसा जी ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। वो मुझे सुकन्या कहकर आवाज़ दे रहे थे। तब मैंने मौसा जी की ओर मुड़कर कहा, मौसा, कुछ समय पहले ही तो हम दोनों ने मौसी को प्लास्टर लगवाकर अस्पताल से घर लाए हैं। क्या आप भूल गए कि मौसी अपने कमरे में आराम कर रही हैं? उस वक्त मौसा जी के चेहरे पर ऐसा लगा कि सच में वो भूल गए थे कि मौसी उनके कमरे में आराम कर रही है। तब मौसा जी ने चेहरे पर ऐसा भाव बनाया था कि सच में उन्हें ये याद नहीं रहा था कि मौसी उनके कमरे में है। फिर उन्होंने कहा, पूजा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ध्यान नहीं रहा कि सुकन्या को प्लास्टर किया हुआ है। वैसे तो मुझे आदत है कि किचन में सुकन्या को देखूं, लेकिन मुझे अचानक याद नहीं आया कि उसको चोट लगी है। ये मौसा की पहली गलती थी, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। फिर जब मैं रोटी बना रही थी तो मौसा किचन में खड़े होकर मेरी रोटी बनाने की कोशिश देख रहे थे। मैंने 2 रोटियां बेल लीं। मेरे उस प्रयास को देखकर मौसा बोले, रोटी कैसे बनानी है ये मैं तुझे सिखाऊंगा। फिर मौसा मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे रोटियां बेलना सिखाने लगे। जैसे ही उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, मुझे ये महसूस होने लगा कि सिखाने के बजाय कुछ और ही हो रहा था। बार बार उनके गाल मेरे गाल से टच हो रहे थे और वो मुझे बहुत पास से छूने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये अजीब व्यवहार मुझे समझ में आ गया, तो मैंने उन्हें खुद से दूर किया और कहा, मौसा जी, रहने दो। मुझे जैसे भी हो खाना बनाना आता है, नहीं तो घर में काम करने के लिए नौकरानी रख लूँगी। मेरा गुस्सैला चेहरा देखकर मौसा तुरंत किचन से बाहर चले गई। मौसी ने मेरी बनाई हुई रोटियां खाई थीं और वो भी स्वाद में अच्छी थीं।
उसी रात सोने के समय मौसा मेरे कमरे में आए और बोले, पूजा आज तुम मौसी के पास नहीं सोने आ रही हो क्या? काफ़ी वक्त हो गया है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तब मैंने मौसा से कहा, नहीं, मैं आज नहीं आ सकती क्योंकि मौसी के पैर में चोट लगी है और रात को मैं थोड़ी अजीब तरीके से सोती हूँ। अगर मौसी के पैर को गलती से लग गया तो मौसी को बहुत तकलीफ होगी। इस पर मौसा जी बोले, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रात को मुझे भी तिरछी तरीके से सोने की आदत है। अगर गलती से मेरा हाथ या पैर सुकन्या के प्लास्टर पर लग गया तो उसे बहुत तकलीफ होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना कंबल लेकर तुम्हारे पास सोने आ जाता हूँ ताकि तुम्हारी मौसी आराम से हमारे बिस्तर पर अकेले सो सके। मैं अपने मौसा को अपने कमरे में आने से रोक नहीं सकती थी क्योंकि वो घर उनका ही था। कुछ समय बाद मौसा अपना कंबल लेकर मेरे कमरे में आए। जैसे ही वे अंदर आए, मैंने उनसे कहा, मौसा मुझे अपनी माँ से बात करनी है, क्या आप मेरी माँ को फ़ोन लगा कर दे सकते हैं? तब मौसा जी ने कहा, सुबह बात करवा दूंगा। मैं उनसे अपने माता पिता के बारे में पूछने लगी तो उन्होंने कहा कि वो दोनों ठीक हैं। घर से निकलते समय मैं अपना मोबाइल ले आना भूल गई थी, इसलिए मुझे अपने माता पिता के बारे में पूछताछ के लिए मौसा जी पर निर्भर रहना पड़ता था। मैं उनसे लगातार सवाल पूछती जा रही थी, जिससे वो तुरंत मुझसे मुंह मोड़कर सो गए। मुझे मौसा पर ज़रा भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपना बिस्तर ज़मीन पर बिछाया और वहीं पर सो गई। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। अब मेरी मौसी भी घर पर आ गई थी और उन्हें आए हुए कुछ दिन हो गए थे। उनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, इसलिए वो नहाने धोने जैसे काम नहीं कर पा रही थी। एक दिन मौसी ने मुझसे कहा, अब मुझे ऐसे गंदे शरीर के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम मुझे स्पॉन्ज करा सकती हो? मैंने तुरंत उनकी बात मान ली और उनके लिए गुनगुना पानी और नैपकिन लेकर आई। जब मैं मौसी के चेहरे पर गीले कपड़े से पोंछ रही थी, तभी मौसा जी कमरे में आ गए। मुझे ऐसा करता देखकर मौसा जी बोले, पूजा तुम ये क्या कर रही हो? मेरी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखो। तुम मौसी की सफाई ठीक से नहीं कर रही हो। रुको, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ। ऐसा कहकर मौसा जी मुझे कमरे से बाहर ले गए। उन्होंने मुझे हमारे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया तो कहने लगे कि पूजा, स्पॉन्जिंग कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तभी मौसा गीला तौलिया लेकर मेरे सामने आए। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बैठाया और स्पॉन्जिंग सिखाने लगे। धीरे धीरे उनका हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। वो मेरी गर्दन के आसपास बार बार एक ही जगह पर हाथ फेर रहे थे। उसके हाथों का स्पर्श मुझे गलत जगह महसूस हो रहा था। मुझे अच्छे और बुरे स्पर्श की अच्छी तरह समझ थी। तब मुझे ये समझ में आया कि मौसा का वो स्पर्श गलत था। जैसे ही मुझे उसका एहसास हुआ, मैंने मौसा को खुद से दूर कर दिया। मौसा की इस अजीब हरकत से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे मौसी के पास जाकर उसकी शिकायत करनी थी। मैं मौसी के कमरे में गई तो देखा वो आराम कर रही थी। मुझे उनकी नींद में खलल नहीं डालनी थी, इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछे और घर के दूसरे कामों में लग गई। शाम को जब मौसी जागी तो मैंने उन्हें चाय ला कर दी। वो चाय पी रही थी और मैं उनके कमरे में ही बैठी हुई थी। मैंने उनसे माँ पापा के बारे में पूछा और कहा कि मुझे उनसे बात करनी है। इस पर वो बोली, पूजा, कल ही मेरी तुम्हारी माँ से बात हुई थी। वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। कुछ ही दिनों में तुम्हारे माँ बाप घर वापस आ जाएंगे। तुम्हारे पापा की तबीयत में भी अब काफ़ी सुधार है। मौसी ने आगे कहा, जब तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था तो मैं तुम्हें उनसे बात करने बुला लेती, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पूजा मुझसे बात करते हुए भावुक हो जाएगी और उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। अभी तुम्हारे पापा के सामने इस तरह से रोना ठीक नहीं है। डॉक्टर ने भी ऐसा कहा है। मैंने मौसी की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि वो जानबूझकर मुझे माँ से बात नहीं करने दे रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उस घर में कैद हो गई हूँ। मुझे वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन मेरी नज़र घर के कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो कैलेंडर पूरे 1 साल पुराना था। जब मैं मौसी के साथ इस घर में आई थी, उस समय का नहीं बल्कि उससे पिछले साल का कैलेंडर था। उस दिन मैं अचानक घर के बाहर निकल आई। बाहर आकर मैंने आसपास देखा तो पाया कि वहाँ जो भी घर थे वो सब बंद थे।
केवल मौसी के घर में लोग रह रहे थे, बाकी पूरा इलाका सुनसान पड़ा हुआ था। कुछ दिन पहले जब मैं मौसा के साथ मौसी को अस्पताल लेकर गई थी, तब मेरी इन बातों पर नज़र ही नहीं गई। मौसा की गाड़ी की खिड़कियां पूरी तरह काली थीं, इसलिए मैं बाहर कुछ भी नहीं देख पाई थी और उस समय बाहर देखने का ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आया। लेकिन अब जो स्थिति मैं देख रही थी वो बिल्कुल अलग थी। अब तो मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मौसी के घर आए हुए मुझे कितने दिन हो गए थे। जब भी मैं मौसी से अपने माँ बाबा के बारे में पूछती, तभी मौसी मुझे एक ही जवाब देती थी कि वो ठीक हैं और जल्द ही घर आ जाएंगे। मौसी या मौसा ने कभी भी गलती से भी मुझे उनके मोबाइल को छूने नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता करना था। मैं जानना चाहती थी कि आज की तारीख क्या है, लेकिन उस घर में पुराने कैलेंडर के अलावा और कुछ नहीं था। जब मैं घर में इधर उधर खोजबीन कर रही थी, तब मौसा की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। मेरी बात सुनकर मौसा ने मेरी गर्दन में हाथ डालते हुए कहा, टाइम पास करने के लिए इस घर में बहुत चीज़ें हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा टाइम पास करवा देता हूँ। ये कहकर वो हंसने लगे। अब मुझे किसी भी तरह मौसा जी का मोबाइल पाना था। इसके लिए मुझे मजबूरन उनके साथ हंसकर और अच्छे से पेश आना था। उस दिन मौसा जैसे ही मौसी के कमरे में गए, मैं उनके पीछे पीछे चली गई। उन्होंने मौसी को ये भी बताया था कि मैं थोड़ी देर पहले क्या कर रही थी। इससे मुझे समझ आ गया कि वो मेरी छोटी छोटी हरकतों पर नज़र रख रहे थे। उसी रात मौसा मेरे कमरे में सोने के लिए आए। मैंने ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोने के बजाय बेड पर सोने का नाटक किया। मुझे बेड पर सोता देखकर मौसा को बहुत खुशी हुई। लाइट बंद होने के कुछ समय बाद हमेशा की तरह मौसा का हाथ मेरे शरीर पर आया, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, ना उनका हाथ हटाया और ना ही लाइट चालू की। काफ़ी देर तक उनका हाथ जिस तरह चल रहा था वैसे ही चलने दिया। धीरे धीरे उनके खर्राटों की आवाज़ आने लगी। तभी मैंने धीरे से उनका हाथ अपने शरीर से हटाया और उठकर उनका मोबाइल चुपके से उठा लिया। जब मैंने उनके मोबाइल में तारीख देखी तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था कि मैं यहाँ कुछ ही दिनों से हूँ, लेकिन हकीकत में मुझे मौसी के घर आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। मोबाइल देखते हुए अचानक मेरे कंधे पर मौसा जी का हाथ आ गया। मुझे समझ आ गया कि उनकी नींद खुल गई है। तब मैंने तुरंत बेहोश होने का नाटक किया। मुझे बेहोश देखकर मौसा ने मुझे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद वो मौसी को भी वहाँ लेकर आए। मैंने दोपहर में ही उनकी बातें सुन ली थी, जब मौसा जी मौसी से कह रहे थे कि आज इंजेक्शन का असर थोड़ा देर से हुआ है। मौसा मुझे हर 3-4 दिन में मेरी जानकारी के बगैर एक इंजेक्शन लगाते थे। मैंने दिन में ही पता लगा लिया था कि वो इंजेक्शन कहाँ रखा था। उस इंजेक्शन में भरा हुई दवा मैंने फेंक दी थी और उसे अपने बेड के पास रख दिया था। तब मौसा को समझ आया कि उसने मुझे वो इंजेक्शन दे दिया है और इसी कारण मैं अब बेहोश हो गई हूँ। मौसा मौसी से कह रहे थे कि अब हमारी इतने महीनों की मेहनत 2-3 दिनों में सफल हो जाएगी। जल्द ही इस लड़की का सौदा हो जाएगा और हम लाखों में खेलेंगे। अब इसकी आंखें खुलेंगी तो ये सीधा दुबई में। ये लड़की हमें इतना माला माल कर देगी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। उस समय मैं चुपचाप लेटी हुई उनकी बातें सुन रही थी। दोनों मुझे ऐसा इंजेक्शन देते थे जिससे मैं लगातार 4-5 दिन तक सोई रहती थी और मुझे ये भी पता नहीं चलता था कि दिन कैसे गुजर रहे हैं। असल में सुकन्या मौसी मेरी माँ की दोस्त नहीं थी, वो बच्चों का अपहरण करने वाली गिरोह का हिस्सा थी। उस गिरोह के ये 2 सदस्य, मौसा और मौसी, मेरे माता पिता के एक्सीडेंट के समय हमारी कॉलोनी में बच्चों की जांच पड़ताल लेने के लिए घूम रहे थे। जब मैं घर पर अकेली थी तो शायद उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरी और मेरी माँ की बातचीत सुनकर खुद को सुकन्या मौसी बनाकर मुझे ले जाने की योजना बनाई। इससे पहले मैंने अपनी माँ की किसी दोस्त को कभी नहीं देखा था। माँ हमेशा कहती थी कि कभी कभी रिश्तेदारों के घर मेरे साथ चला कर, ताकि अगर तुम्हें उनकी पहचान ना हो तो ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें उन्हें पहचान सको। आज मुझे माँ की वो बात याद आ रही थी, क्योंकि मैं कभी किसी रिश्तेदार के घर नहीं गई थी और इसीलिए मैं असली
सुकन्या मौसी को पहचान नहीं पाई और धोखे से इन लोगों के साथ चली आई। कुछ समय बाद उनकी बातें खत्म हो गईं। मौसा जी फिर मेरे पास आकर सो गए। मुझे ये भी पता चल गया था कि वो नपुंसक है और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। इसलिए उस रात होश में होने के बावजूद मैं निश्चिंत होकर उसके बगल में सो गई। अगले दिन सुबह मेरी मुक्ति का समय आ गया था। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर मेरे माता पिता और पुलिस खड़े हुए थे। मुझे कंप्यूटर का बहुत अच्छे से ज्ञान था और मेरा दिमाग भी बहुत तेज चलता था। मुझे माँ का नंबर याद था। रात में जैसे ही मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल मिला, मैंने माँ का नंबर सेव किया और उसे अपनी करंट लोकेशन भेज दी। और मैसेज के जरिए मैंने अपनी माँ को इन नकली मौसा मौसी के बारे में भी सब कुछ बता दिया। मेरी माँ पुलिस को लेकर मुझे खोजने निकली और आखिरकार मुझ तक पहुँच गई। उन दोनों लोगों ने मुझे मेरे घर से 400 किलोमीटर दूर रखा हुआ था। उन्होंने मेरा सौदा दुबई के एक शेख से कर दिया था। मेरी तरह कम उम्र की लड़कियों को बेचकर वो लाखों रुपए कमाते थे। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं समय रहते उस सब से बाहर निकल आई। आज की इस कहानी में मैं बच्चों को ये सिखाना चाहती हूँ कि वो ये ना सोचें कि माता पिता के दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने की उनकी कोई उम्र नहीं है। अगर घर के बच्चों को अपने रिश्तेदारों की पहचान नहीं होगी तो कोई धोखेबाज आकर उन्हें फंसा सकता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं होता। हमें कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए समाज में घुलने मिलने की आदत डालें और अपने अपनों की पहचान रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रात के करीब 11 बजे मुझे नींद से जागकर वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं चुपचाप उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि आंटी बेड पर सोई हुई थी, लेकिन उनकी पीठ मेरी तरफ थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जिससे मुझे आंटी की सिल्क नाइटी की चमक दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से अपने कदम बढ़ाए और देखा कि आंटी गहरी नींद में थी। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था और उनकी नाइटी घुटनों से ऊपर हुई थी। उनका सारा वजूद साफ दिख रहा था। ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरा सोया हुआ भूत जाग गया था। फिर आंटी को मैंने वहीं पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम राहुल है। कुछ दिन पहले की बात है जब मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए मुंबई से गुजरात जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने वाली सीट पर एक आंटी बैठी थी। वो बेहद सुंदर और आकर्षक लग रही थी। उनका चेहरा एक अलग ही चमक लिए हुए था और उनके लंबे बाल उन्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उनका भरा हुआ शरीर उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। आंटी को देखकर मुझे बेहद सुकून मिल रहा था और आत्मविश्वास से मेरी नज़रें उनकी ओर खिंची चली जा रही थीं। ट्रेन चलते चलते मैंने सोचा कि मैं उनसे बात करूं। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बातचीत शुरू की। आंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया कि मैं गुजरात जा रहा हूँ, जहाँ मेरा एक इंटरव्यू है। ये सुनकर वो बोली, अच्छा, मैं भी गुजरात की ही रहने वाली हूँ। मुंबई अपने पति से मिलने आई थी। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो आंटी ने अपना नाम संध्या बताया। मैंने कहा, अच्छा, आप गुजरात में किस जगह पर रहती हो? उन्होंने कहा कि मैं भी कलोल में रहती हूँ। हमें एक दूसरे से बातें करते करते अच्छा लगने लगा था। आंटी की बातें सुनकर मुझे उनका व्यक्तित्व और भी पसंद आने लगा। ट्रेन में सफ़र करते हुए हमने अपने अपने जीवन के बारे में और भी कई बातें साझा की। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू एक ऑटोमोबाइल कंपनी में है और आंटी ने मुझे प्रोत्साहित किया। आंटी के साथ ऐसे ही इधर उधर की बातें चलती रहीं। मैं पूरे रास्ते उनको ही देखता रहा। वो बहुत ही मस्त माल लग रही थी। शायद आंटी ने भी नोट कर लिया था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। रात के करीब 12 बज चुके थे जब ट्रेन कलोल स्टेशन पर रुकी थी। आंटी और मैं दोनों ही ट्रेन से बाहर निकले। आंटी का बैग बहुत भारी था तो मैंने उनकी मदद के लिए कहा, आंटी लाओ, मैं आपका बैग उठा देता हूँ।
उन्होंने मुझे बड़ी विनम्रता से धन्यवाद किया और हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। कलोल में रात गहराने लगी थी और आसपास ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। स्टेशन के बाहर पहुंचकर आंटी ने मुझसे पूछा, अब रात को कहाँ ठहरने का सोचा है। मैंने सोचा कि शायद होटल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आंटी ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हमारे घर आ सकते हो। घर पास में ही है और तुमने मेरी मदद भी की है। मुझे भी रात में बैग उठाने में मुश्किल हो रही है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी। रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे भी होटल ढूंढने की जगह आंटी के घर जाना ज़्यादा सही लगा। हम दोनों रेलवे पटरी पार करके आंटी के घर की तरफ बढ़े। चलते चलते मैंने आंटी से पूछा, आपका घर कितनी दूर है। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी दूर, और तुम देखना मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है। उनकी बात सुनकर मुझे राहत मिली और मैंने सोचा कि ये शायद एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। जब हम उनके घर पहुंचे तो आंटी ने ही दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। अंदर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू आंटी। आंटी ने कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी और दीवारों पर लगे चित्रों ने घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, राहुल तुम्हें भूख लगी है क्या? खाना पसंद करोगे? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने कहा, आंटी चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। आंटी हंसी और बोली, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तुम भी सामने वाले कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं उस कमरे में चला गया जहाँ उन्होंने इशारा किया था। वहाँ जाकर मैंने अपने कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया। मैंने एक आरामदायक लोवर और टी शर्ट पहन ली थी। थोड़ी देर बाद आंटी अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने काले रंग की सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके कपड़े सादे थे पर उन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने उन्हें देखा और वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे आंटी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी इस बात पर वो मुस्कुरा दी और फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। मैं वहीं बैठा बैठा अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा और आंटी ने रसोई में चावल और सब्जी की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में रसोई में पक रहे खाने की खुशबू आनी शुरू हो गई और मेरे पेट में हल्की सी भूख और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। आंटी ने मुझसे कहा, खाना बस बन गया है, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं कुर्सी पर बैठ गया और उन्होंने मेरे सामने चावल और सब्ज़ी परोसी। अब वो खाना खाने लगी थी। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे। आंटी ने पूछा, खाना कैसा बना है? मैंने कहा, बहुत टेस्टी है। फिर आंटी ने पूछा, और घर कैसा लगा? मैंने कहा, घर भी बहुत अच्छा है। फिर आंटी ने धीरे से पूछा, और घरवाली कैसी लगी? मैं थोड़ा चौंक गया और मैंने बोला, वो भी बहुत अच्छी है। इस पर वो थैंक यू बोलकर खाना खाने लगी। हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। फिर आंटी ने मेरे बारे में पूछा, इंटरव्यू का टाइम क्या है? तो मैंने उन्हें बताया, कल 10 बजे है। आंटी ने कहा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खाकर ही जाना। मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर हम दोनों ने खाना ख़त्म किया। खाना सादा था लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें की। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि उनके पति मुंबई में काम करते हैं और वो कलोल में अकेली ही रहती हैं। उनके हंसमुख स्वभाव ने मेरे दिल में उनके प्रति और भी इज्जत बढ़ा दी थी। रात गहरी होती जा रही थी और हम दोनों ने खाना खाकर बर्तन साफ किए। फिर आंटी ने कहा, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, सुबह जल्दी उठना है ना। फिर मैंने पूछा, आप परफ्यूम कौन सा यूज़ करती हो? आपके रूम से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस पर वो हंसकर बोली, सब लेडीज़ परफ्यूम है, तुम्हारे मतलब के नहीं हैं। रात के अंधेरे में जब सब कुछ खामोश था, मैं आंटी के कमरे में लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद आंटी कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम और कुछ भी बताओगे? मैंने हंसकर कहा, क्या पूछना चाहती हैं? आंटी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी जॉब यहाँ लग गई तो फिर तुम कहाँ पर रहोगे? मैंने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, किराए पर कमरा लेना पड़ेगा।
ये सुनकर आंटी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गईं, फिर बोली, क्या तुम मेरे घर पर रह सकते हो? मैंने थोड़ा संकोच में कहा, आंटी आपके घर पर कब तक रहूंगा? आंटी ने हंसते हुए कहा, जब तक तुम रहना चाहो। मैंने फिर कहा, नहीं आंटी, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। वो समझ गई और बोली, ठीक है, किराए पर रह लेना। जो किराया तुम बाजार में दोगे वो मुझे दे दिया करो, तुम्हारे सहारे मेरा भी मन लग जाएगा। मैंने इस प्रस्ताव पर विचार किया। ये वाकई में एक अच्छा विचार था। मैंने कहा, ठीक है, पहले नौकरी तो लगने दो, तभी तो पता चलेगा। आंटी ने कहा, तुम्हारी जॉब पक्की है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसे पता? वो बोली, बस मुझे पता है। मैंने कहा, देखते हैं। आंटी ने फिर से पूछा, अगर नौकरी लग गई तो तुम मेरे घर पर ही रहोगे ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। इस बात से हमारे बीच एक अच्छी समझ बन गई थी। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने कहा, आंटी अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह मुझे भी जाना है। आंटी बोली, अरे हाँ, मुझे भी जॉब पर जाना है। वो भी किसी कंपनी में काम करती थी। मैंने पूछा, मैं यहाँ कहाँ पर सोऊंगा? आंटी ने कहा, तुम मेरे पास ही सो जाओ, हम दोनों साथ में सो जाएंगे। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और कहा, नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सोना है। आंटी ने फिर कहा, दूसरे कमरे में सफाई नहीं है, तुम यहीं पर मेरे कमरे में ही सो जाओ। मैंने उनकी बात मान ली। मैंने उनसे बिस्तर मांगा और नीचे बिछाकर सो गया। आंटी ने कहा, ये मेरे बेड पर मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने मना कर दिया, लेकिन आंटी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो मुझे कंधा देकर बेड पर लेट गईं और मैं नीचे लेटने का फैसला किया। धीरे धीरे कमरे का माहौल शांत हो गया। रात के सुकून भरे माहौल में मुझे लगा कि ये अनजानी मुलाकात हमारे लिए नई अध्याय की शुरुआत हो सकती है। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। मैं उठा और वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो देखा आंटी मेरी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका वजूद साफ दिख रहा था। ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरा सोया हुआ शैतान जाग गया था, लेकिन मैं कंट्रोल करके सो गया। सुबह आंटी ने 7 बजे उठा दिया और बोली, उठो और अभी चाय पी लो। मैंने मना करते हुए कहा, आंटी मैं चाय नहीं पीता। इस पर आंटी बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है। मैंने आंटी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। हर बार डबल मीनिंग में कर रही थी, लेकिन मैं अनजान बने हुए सब कुछ इग्नोर कर रहा था। फिर मैं तैयार होकर जाने लगा तो आंटी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना, और जॉब का क्या हुआ ये भी मुझे बता कर जाना। कि इंटरव्यू में तुम्हारा जॉब का क्या हुआ? मैं ओके बोलते हुए निकल गया। मैं एक ऑटो पकड़कर इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब मैं दिन में 3 बजे वापस आया तो आंटी का घर लॉक था। मेरे कपड़े अभी भी अंदर ही थे और मैं आंटी का फ़ोन नंबर लेना भी भूल गया था। मैंने आंटी के आने का वेट किया। शाम को 5 बजे आंटी आई। वो जीन्स टॉप में मस्त पटाखा लग रही थी। आते ही आंटी बोली, ओ सॉरी यार, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे होगे। उन्होंने जल्दी से गेट खोला और अंदर आने को बोलने लगी। फिर आंटी बोली, तुम थोड़ा रुको, मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। आज आंटी लोवर और एक ढीली सी टी शर्ट पहनकर बाहर आई। आंटी बोली, हाँ अब बताओ क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझको घर जाना है। इस पर आंटी थोड़ा उदास हो गई और बोली, क्या हुआ, इंटरव्यू सही नहीं हुआ क्या? जॉब नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको मना कैसे कर सकते हैं वो लोग? ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उनको इस बात का बहुत दुख हुआ हो। मैंने आंटी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जॉब लग गई है और मुझको 2-3 दिन बाद ज्वाइन करना है। इस पर आंटी खुश होकर पूछने लगी कि फिर घर क्यों जा रहे हो? उनके पूछने से साफ पता चल रहा था कि जैसे आंटी को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं, मैं अपने घर वालों से मिलकर आऊँगा और अपने कपड़े भी लेकर आऊँगा और कुछ ज़रूरी सामान भी लाना है। इस पर आंटी ने एक आशा भरी निगाहों से पूछा, वापस तो आओगे ना? उनकी आंखों से साफ लग रहा था कि जैसे मेरे बिना आंटी का मन ही नहीं लग रहा हो। मैंने आंटी से कहा, आंटी मैं ज़रूर आऊँगा। फिर आंटी थोड़ा खुश हो गई और बोली, जाओगे कब? ट्रेन कब की है?
मैंने बोला कि कल मॉर्निंग की है, नाइट की ट्रेन में कोई सीट नहीं है। इस पर आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो गईं और बोली ओके, तो फिर आज तुम्हारे लिए रूम की सफाई करते हैं और शाम को पार्टी करते हैं। मैंने बोला पार्टी किस लिए? आंटी बोली अरे तुम्हारी जॉब लग गई है, इसलिए पार्टी करते हैं, चलो पार्टी दो। मैंने उनसे कहा मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर आंटी बोली कोई बात नहीं, पार्टी मैं दे दूंगी, जब तुम्हारी सैलरी आ जाए तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई करने में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई थी। आंटी ने पूछा खाना घर पर खाओगे या बाहर? मैंने कहा घर पर ही खाएंगे। फिर आंटी ने पूछा और पीना कहाँ पर है? इस पर मैं थोड़ा चौंकते हुए बोला क्या मतलब? आंटी बोली ड्रिंक नहीं करते हो क्या? मैंने बोला करता हूँ, मगर इससे पहले मैं कुछ और बोलता तब तक आंटी बोली बस तो फाइनल हो गया, तुम बाहर से बोतल ले आना, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। उन्होंने मुझको 1000 रुपये दिए और बोली एक रेड लेबल की बोतल और कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लेकर आना, और हाँ एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैं उनसे पैसे लेकर दुकान पर पहुंच गया और मैंने एक बोतल ले ली और कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लेकर घर आ गया। तब तक आंटी ने खाना तैयार कर दिया था। आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरी बन चुकी थी। आंटी ने मुझे आया हुआ देखकर कहा तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं, जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ। फिर मैंने कहा मगर मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं हैं। आंटी ने मुझे एक लोवर और एक टी शर्ट ला कर दी और बोली ये पहन लो। मैं भी उनके दिए कपड़ों को लेकर अपने रूम में गया और नहाकर कपड़े पहन लिए। जब मैं आंटी के रूम में पहुंचा तो आंटी अभी भी नहा रही थी। मैंने आवाज़ दी तो बोली तुम सामान लाओगे? तब तक मैं आती हूँ। उन्होंने मुझको गिलास पानी की बोतल बताई और प्लेट वगैरह के बारे में बताया कि किचन में सब रख दिया है, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। ड्राई फ्रूट काट दिए और ड्राई फ्रूट प्लेट में सजा दिए, दोनों गिलासों में पैक बनाकर रख दिया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और टेबल पर सब सामान तैयार था। जैसे ही आंटी अंदर कमरे में आई, मैं उनको देखता ही रह गया। आंटी ने एक छोटा सा नेकर पहना हुआ था और ऊपर एक बनियान पहनी हुई थी। आंटी का जिस्म सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही ढका हुआ था, बाकी तो सब कुछ साफ नजर आ रहा था। उनको देखकर मैं तो पलक झपकना ही भूल गया। मैं थोड़ी देर तक उन्हें इसी तरह घूरता रहा। जब आंटी ने पूछा ऐसे क्या देख रहे हो, तब मैं आंटी से हंसते हुए बोला बस आपकी खूबसूरती देख रहा था। वो हंसने लगी और मैं पानी की बोतल उठाकर गिलास में पानी डालने लगा। आंटी मेरे पास ही मेरे बगल में बैठ गईं। उनके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उनके परफ्यूम की महक मुझे मदहोश कर रही थी। फिर हम दोनों ने एक पैग लिया और चेज़ बोलकर पीने लगे। आंटी बोली मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा सच में भला की खूबसूरत लग रही हो। आंटी बोली बहुत अच्छी लग रही हूँ या कुछ और भी लग रही हूँ? इसमें कुछ नहीं बोला और पैग को एक झटके में खाली कर दिया। एक दूसरा पैक बनाने के लिए मैंने बोतल उठा ली। आंटी ने कहा अरे इतनी जल्दी क्या है, रुको भी, इस बार पैक मैं बनाती हूँ। ये कहकर आंटी ने अपना पैक नीचे रखा और हाथ से बोतल लेकर दूसरा पैक बनाना शुरू कर दिया। फिर पैक ख़त्म करके आंटी ने सिगरेट की डिब्बी उठाई और एक सिगरेट निकाली और लगा ली। आंटी टांग खींचते हुए बोली जानू एक बात पूछूं? मैंने कहा आंटी पूछो ना। आंटी ने कहा सच बताओगे या झूठ? मैंने कहा सच बताऊंगा। आंटी ने कहा तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड हैं? ये सुनकर मैं आंटी की तरफ देखने लगा। आंटी ने मेरी तरफ आंख दबाते हुए कहा बताओ ना। मैंने कहा आंटी बस एक ही है। आंटी ने कहा तुमने उसके साथ कभी कुछ किया है या नहीं? मैंने कहा हाँ, एक दो बार बस। ये कहते हुए उन्होंने सिगरेट को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सिगरेट ली और आंटी की तरफ देखने लगा। अब आंटी मुझको बहुत ज़्यादा जोश में लग रही थी। आंटी को देखकर मेरी भी बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें देखकर कंट्रोल कर पाना मेरे लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद आंटी ने पूछा कुछ सोच रहे हो क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश रहा। आंटी ने कहा बताओ ना प्लीज़, तुमको मेरी कसम, क्या सोच रहे हो, बताओ। मैंने कहा आंटी आप ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आंटी हंसते हुए बोली हाँ वो तो मुझे पता है,
कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तुम्हारे भैया भी यही बोलते हैं। वो अंगड़ाई लेकर हंसने लगी। मैंने कहा, आंटी, भैया यहाँ पर क्यों नहीं रहते? वो बोली, तुम्हारे भैया मुंबई में जॉब करते हैं और मेरी जॉब यहीं पर है, इसलिए हम दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब मन करता है तो मिल लेते हैं। अभी मैं उनसे मिलने ही गई थी और जब उन्हें छुट्टी मिलती है तो वो भी मुझसे मिलने आ जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। आंटी ने कहा, तुम बताओ, तुम कैसे मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा, जब भी मौका मिलता है तभी मिल लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इन बातों के बीच हमारे गिलास खाली हो गए थे। आंटी ने बोतल उठाई और पैक बनाने लगी। हम दोनों ने पैक ख़त्म किए और मैंने सिगरेट सुलगाई। तब मैंने महसूस किया कि आंटी का हाथ मेरी टांगों पर रेंग रहा था। मैंने आंटी की तरफ देखा तो आंटी मुस्कुरा रही थी। फिर आंटी ने मेरे हाथ से सिगरेट ले ली और टच मारकर मेरे मुंह पर मारते हुए बोली, मुझको तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा, आंटी, अब तो आप भी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, पर क्या करूं, आपकी शादी हो गई है। नहीं तो मैं अभी के अभी आपसे शादी कर लेता। ये कहकर मैं हंसने लगा। आंटी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, पर तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस पर मैं सोचने लगा और बोला, कुछ भी? आंटी बोली, हाँ, कुछ भी, जो तुम्हारा मन करे। मैंने फिर से कहा, देख लेना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आंटी बोली, करके दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या कर सकते हो। आंटी की बातों से मैं समझ चुका था कि मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। उस दिन मैं और आंटी दोनों ने मिलकर पूरी रात एक दूसरे पर प्यार लुटाया था। अगली सुबह मॉर्निंग में मेरी ट्रेन थी, तो फिर आंटी ने बोला, चलो अब जाओ और जल्दी से वापस आकर मुझे इसी तरह प्यार करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।